हेलो, नमस्ते मेरे प्रिय साथियों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। साथियों, जैसा कि कल के क्लास में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से एक ही शब्द अलग अलग प्रसंग में यानी अलग अलग परिस्थितियों में अपना अर्थ बदल देता है। यानी कल हमने जाना था कि एक शब्द ही अनेक रूपों में या अनेक रूप कहें, अनेक अर्थ कहें, उनमें उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज यहाँ बात हो रही है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। तो माय डियर गाइस, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए अब आज हम इस पॉइंट को समझेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं डियर गाइस क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है कि पैरेलल सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ इसमें लिखा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू यूज नॉन वर्ड्स। या नॉन वर्ड्स का तात्पर्य माय डियर गाइस क्या होगा, एक्चुअल में जिन शब्दों का आपको ज्ञान है, यानी मैं ये कह सकता हूँ जो स्पेलिंग्स आपको याद है, इन सेंटेंसेज कीपिंग द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट इन माइंड। यानी ये कहना चाहता है कि पैरेलल सेंटेंस में कहा गया है कि आज आपको वो चीज़ सीखनी है कि जब यदि आपको क्या है अधिक से अधिक स्पेलिंग याद है, यानी जितने भी शब्द याद हैं 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 जितने भी शब्द आपको याद हैं, उन शब्दों का आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में, यानी प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट का मतलब हुआ, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट की बात क्या है, इसको समझने के लिए आपको इस यूनिट को पढ़ना है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है और आपको किस प्रकार से शब्दों का ज्ञान है। शब्दों का ज्ञान होने पर भी आप उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है और इसका समाधान क्या है और हमें क्या करना चाहिए कि हम उन शब्दों का प्रयोग कर सकें। आगे बात हो रही है इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू यूज़ द मोस्ट सूटेबल वर्ड्स। यानी ये बात कर रहा है कि तो आपको नॉन वर्ड्स थे। अब नॉन वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि सभी शब्दों का आप या किसी भी शब्द का प्रयोग आप किसी भी सेंटेंस में कभी भी कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू यूज़ द मोस्ट सूटेबल वर्ड्स। मोस्ट सूटेबल वर्ड्स का तात्पर्य क्या है कि जो वास्तव में उस प्रसंग में, उस सेंटेंस के दौरान, उस बात कहने के दौरान हम उस एक पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की बातों का भी हमें ज्ञान करना होगा, या कहें कि ध्यान रखना होगा। यानी अनेकों शब्दों का ज्ञान होना मात्र क्या नहीं है, इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपको एक भाषा आने लगी है, आप उन शब्दों का कहीं पर भी कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं। यानी गाइज एक शब्द जो है वो एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष अर्थ के लिए, एक विशेष सिचुएशन को बताने के लिए प्रयोग में किया जाता है। आगे कह रहा है क्या, वर्ड्स इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड देन अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ बात आप कह रहे हैं, देखो करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ करेक्ट ऑर्डर का मतलब समझ गए होंगे आप क्या है। यहाँ करेक्ट ऑर्डर से तात्पर्य है कि आपने, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाने की बात करते हैं तो उस सेंटेंस में एक क्रम होता है, जैसे सब्जेक्ट आना, फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी मैंने आपको पहले बताया था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। यानी ये जो क्रम है ये एक वास्तव में वाक्य में दिए गए जो शब्द हैं उन शब्दों को प्रयुक्त करने का एक वास्तविक क्रम है। तो आपको इस प्रकार से क्या होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है उनको फॉलो करते हुए आपके द्वारा सीखे गए, आपके द्वारा जो अर्जित ज्ञान के जो भंडार में से जो आप शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे कह रहा है इन ऑर्डर टू बी एबल टू कम्युनिकेट एक्यूरेटली देयर आर सर्टेन कन्वेंशंस दैट नीड टू बी फॉलोड सो दैट वी कैन स्पीक राइट टू कन्वे व्हाट वी वांट। आगे आपको कहना चाहता है कि हमारे पास में, यानी अगर यदि आपको शब्दों का ज्ञान है तो आप किस प्रकार से उनका एक सर्टेन है तो निश्चित परिपाटी, कन्वेंशंस का मतलब होगा यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, कन्वेंशन का मतलब रूल कह दूँ, नियम कह दूँ, कुछ तथ्य कह दूँ, कह रहे उनके अनुसार आप किस प्रकार से कुछ शब्दों का एक पर्टिकुलर, एक सही वे में, एक सही रूप में उनका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे फिर वो बात करें सो दैट, ताकि वी कैन स्पीक और राइट टू कन्वे
वॉट वी वॉन्ट, यानी चाहे हम बोल करके या लिख करके जो बात हम व्यक्त करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, उनको हम कर सकें। यानी एक नियम विशेष, एक शैली विशेष, एक सिस्टम जो होता है, जिस सिस्टम से हमें शब्दों की स्थापना करनी होती है। ये कह दें कि शब्दों को हमें लगाना होता है, उनका यूज़ करना होता है। ये नहीं कि हम वर्ब कहीं लगा रहे हैं, सब्जेक्ट कहीं लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहीं लगा रहे हैं। यानी उनका एक उचित क्रम का ध्यान रखते हुए हम हमारी भाषा के रूप में उसको बोल करके या लिख करके हमारे विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यूज ऑफ दीज कन्वेंशंस, ये कन्वेंशन मैंने आपको भी कहा, कन्वेंशन यानी परिपाटी यानी नियम, एंश्योर दैट ए सेंटेंस कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड एक्यूरेटली इंटरप्रिटेड। यानी डियर गाइज, यहाँ बात हो रही है कि किस प्रकार से हम शब्दों का उचित क्रम में प्रयोग करने पर ही उसके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अर्थ को, उसकी जो एक्सप्रेशन जो है, उनको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से एक्यूरेटली सही रूप में क्या कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, देखो मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण के लिए सामने प्रस्तुत कर देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ तो जो हमने पढ़ा है, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तो जो हमने पढ़ा है, इस चीज़ को इस चीज़ में क्या कहना चाहता है वो, यानी इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहता है राइटर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइटर का जो उद्देश्य था डियर गाइज, वो क्या था कि कई बार हमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको बात है देखने की स्पेलिंग, यानी मैंने कहा वॉच, सी, लुक। अब आपको क्या हुआ, किसी ने कहा कि भाई देखने की स्पेलिंग, वह देखना किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में देखने को क्या कहेंगे, तो आपने कहा वॉच, सी, लुक। तो अब ये बात तो ठीक है कि आपको ये तो ज्ञान है कि देखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉच भी कहते हैं, सी भी कहते हैं, लुक भी कहते हैं। किंतु माय डियर गाइस, इतना जानना ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है। अब आपको जानना होगा कि वॉच शब्द का प्रयोग कहाँ उचित होता है, सी का प्रयोग कहाँ और लुक का प्रयोग कहाँ। तो मैं आपको चर्चा करता हूँ इन पर। तो ध्यान रखिए, टीवी देखने पर और घड़ी देखने में, यानी घड़ी में टाइम देखने के लिए और टीवी देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं वॉच शब्द का। जबकि यानी किसी विषय वस्तु, किसी भी बिंदु को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, जैसे टीचर ने आपको कई बार आपने कैसे सुना होगा, लुक एट द बोर्ड, यानी आप कहाँ देखो, बोर्ड के ऊपर देखो। यानी बोर्ड के ऊपर देखने की बात है तो आप क्या करोगे, उस पर विशेष गौर करोगे। अब एक बचा के बाद सी, तो सी का मतलब होता है कि जनरली हमारी आंखों के द्वारा सामान्य रूप से जो कुछ भी हमारे सामने प्रस्तुत है, उपस्थित है, जिसे हम देखते हैं, वही सब क्या होता है, सी होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आपके अगर अर्थ विशेष के अनुसार देखा जाए तो तीनों शब्दों का एक ही अर्थ था देखना, पर तीनों का जो प्रसंग है यानी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार तीनों का यूज जो है, उपयोग जो है, वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। डियर गाइज, इसी के साथ मैं एक उदाहरण और आपको सामने देना चाहूँगा। जैसे हमारे पास में एक है क्या, हियर, और एक होता है लिसन। यानी आपने देखा कि एक होता है हियर और एक होता है लिसन। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा कि हियर भी आप क्या कहते हैं, सुनना, और लिसन यानी क्या होता है, सुनना। पर माय डियर गाइज, अब इस बात पर आप गौर करेंगे कि हियर का मतलब वही बात है, नॉर्मली हमारे कानों के द्वारा जो भी आवाज़ें सुनी जाती हैं उसके लिए हम हियर का प्रयोग करते हैं। जबकि हम किसी बात को, किसी गाने को, किसी मूवी को, किसी कथन को जब हम ध्यानपूर्वक विशेष ध्यान देकर के जब उसको सुनने की बात करते हैं तो डियर गाइज वहाँ प्रयोग करते हैं हम लिसन का, सामान्य रूप प्रयोग करते हैं हियर का। तो ये तो बात हुई यहाँ तक की। अब आगे की हम चर्चा करते हैं डियर गाइज, यहाँ क्या हमें सीखना है, क्या चीज़ हमें सिखाना चाहता है ये बिंदु। तो बात हो रही है, देखो ये कहना चाहता है कि लुक एट सम ऑफ द अर्लीस्ट सेंटेंसेज फॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन। यानी किसी बच्चे ने, यानी बच्चों ने कहा, बच्चों ने सेंटेंस बनाए। क्या बनाए सेंटेंस, जॉनी हंग्री कैट रन। यहाँ समझने और समझाने का विषय ये है कि दो सेंटेंस आपके सामने हैं, इन दोनों सेंटेंस में जॉनी क्या है, हंग्री क्या है, कैट क्या है और रन क्या है। यानी एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। इन दोनों सेंटेंस में इन दोनों जो शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, इनका हमें भेद समझना है। तो देखो क्या कर रहे हैं, जीवन में ध्यान रखने की बातें हैं डियर गाइज। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस में अंडरलाइन करके आपसे पूछा जा सकता है कि अंडरलाइन जो वर्ड है वो किस नाम से, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, सेंटेंस के अनुसार किस कंडीशन के नाम से इसको संबोधित किया जाता है।
तो बात कर रहे हैं एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं दीज सेंटेंसेज हैव ओनली 2 पार्ट्स, यानी मैंने अभी से कहा ये दोनों सेंटेंस हैं, इन 2 सेंटेंस में केवल 2 ही पार्ट हैं। यहाँ 2 पार्ट का मतलब है 2 ही शब्दों से वाक्य बने हुए हैं। तो कह रहे कि 2 पार्ट जो हैं डियर गाइज, यहाँ समझने का विषय है, देखो 2 पार्ट में एक पार्ट तो है टॉपिक और एक कह रहा है कि समथिंग सैड अबाउट दैट टॉपिक। देखो यानी इन 2 पार्टों की शुरू में बांटा गया है कि एक तो कह रहा है कि एक तो इसमें पार्ट में क्या है, जैसे हम यहाँ मैं लेता हूँ एक बार के लिए आपके लिए पास में कैट रेन रन, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो कैट है वो तो क्या है टॉपिक, और रेन जो है वो क्या है समथिंग सैड अबाउट दैट टॉपिक, कि जो टॉपिक के बारे में कहा गया वो रन है और जो टॉपिक है वो कैट है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, आगे वो समझेंगे इस बात को। करे द टॉपिक इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी आप वाक्य में कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे अभी आपने इससे पहले पढ़ा था वर्ब, तो उस वर्ब को हमने क्या कहा था डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड कहा था। हमने वहाँ पढ़ा था नाउन, तो नाउन को हमने वहाँ क्या कहा था नेमिंग वर्ड्स कहा था। उसी प्रकार से और कुछ खास अंतर नहीं है, यहाँ बताना चाहता है आपसे कि किस प्रकार से जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो टॉपिक है उस टॉपिक को तो हम कहते हैं क्या सब्जेक्ट, और एंड व्हाट इज सेड अबाउट इट, वो जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के मूल रूप से 2 ही भाग होते हैं माय डियर गाइज। अब ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं ये बात आपको मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ 2 भाग कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं कि आपके पास में जब भी कभी एक सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस को वो कहते हैं मूल रूप से 2 ही भाग होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये कह सकता हूँ कि एक माँ बाप की संतान कितनी भी हो पर फिर भी वो जाने एक माँ और बाप के नाम से जाने जाते हैं। यानी जब भी आप अपने आप को संबोधित करोगे तो आप कहोगे मेरी माँ का नाम ये है, पिता का नाम ये है, यानी मूल पहचान आपकी वहाँ से होती है। वैसे चाहे फिर आप गांव का नाम लेकर के पहचान कराएं, आप चाचा चाची दादा दादी मामा मामी किसी का भी नाम लेकर के आप पहचान कराएं, पर मूल पहचान का विषय आपके पास में क्या है कि आपकी माता जी ये हैं और आपके पिताजी ये हैं। अब देखो उसी बात को मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि किस प्रकार से एक सेंटेंस जो होता है उसके मूल रूप से 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जबकि माय डियर गाइज इससे पहले हमने सीखा है कि प्रेडिकेट का जो पार्ट है उस प्रेडिकेट में वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट, ये जो सब कुछ होते हैं वो सब होते हैं प्रेडिकेट में। मैंने क्या क्या कहा वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट, यानी ये जो सब कुछ होते हैं ये सब किस में आते हैं डियर गाइज प्रेडिकेट में आते हैं। तो ये कहना चाहता है कि थस द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टिपिकली अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो कह रहा है कि जो वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सामान्यतः या मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ आता है, तो कह रहा है कि बिगिनिंग में आता है। बिगिनिंग यानी शुरुआत में, यानी वाक्य की शुरुआत में एक सेंटेंस को लगाया जाता है। और ये सेंटेंस जो है यानी वाक्य है, कह रहा है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सामान्यतः कहाँ लगाया जाता है, तो कह रहे हैं वाक्य के प्रारंभ में लगाया जाता है। और जो सब्जेक्ट होता है वो कंसिस्ट ऑफ यानी होता है बना होता है। यानी एक सब्जेक्ट के रूप में आप जब भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि या तो आपको सब्जेक्ट के रूप में नाउन मिलेगा या फिर आपको मिलेगा क्या प्रोनाउन। यानी कहने तात्पर्य ये हुआ माय डियर गाइज कि एक सब्जेक्ट के रूप में जब आप देखेंगे तो सब्जेक्ट में आपको 2 ही चीज़ें मिल सकती हैं, या तो आपको नाउन मिलेगा या फिर मिलेगा आपको प्रोनाउन। तो इसमें कंफ्यूज होने का विषय नहीं है। आगे कह रहे हैं कि अब देखो प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है, तो कह रहा है कि फॉलोज द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अतिरिक्त यानी वाक्य में जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो भी बचा हुआ कुछ भी है वो सब कुछ क्या होता है डियर गाइज प्रेडिकेट होता है। ये कह रहा है स्टार्ट्स विद ए वर्ब, यानी प्रेडिकेट का जो पार्ट है वास्तव में वो एक वर्ब से शुरू होता है। इंडिकेटिंग एन एक्शन, जो क्या करता है एक कार्य को निर्देशित करता है, दर्शाता है। जैसे सीमा रन्स, तो यहाँ पर रन्स क्या है प्रेडिकेट है।
और स्टेट ऑफ बीइंग यानी या फिर स्थिति को बताना या कार्य को बताना, यानी वर्ब का काम दो ही होते हैं, या तो व्यक्ति के कार्य को करना बताएगी या फिर व्यक्ति की स्थिति को बताएगी, यानी व्यक्ति कहाँ है। आगे की हम चर्चा करते हैं डियर गाइज। तो यहाँ बात हो रही है, देखो हाँ, अब ये कह रहा है, देखो एक बात तो आपको कन्फर्म हो गई है कि वाक्य में एक सेंटेंस में दो ही पार्ट हो सकते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सिंगल होता है, चाहे वो नाउन से बना होगा या फिर प्रोनाउन से बना होगा। सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आएगा, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को छोड़ करके, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मैन वर्ब के पहले आता है। अब यह कह रहा है, देखो ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टुगेदर फ्रॉम ए सिंपल सेंटेंस, यानी एक सिंपल सेंटेंस है साधारण वाक्य के अंदर। तो यहाँ पर्टिकुलर बात हो रही है सिंपल सेंटेंस की, यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं हो रही है। तो कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं वो डियर गाइस क्या होते हैं, एक साथ आते हैं। ये कह रहा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं सिंपल सेंटेंस में क्या आते हैं, टुगेदर, टुगेदर साथ साथ आते हैं। सिंपल सेंटेंसेज कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, और ये कह रहा है कि एक सिंपल सेंटेंस जो होता है वो क्या हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, और शॉर्ट एंड छोटा भी हो सकता है। एंड कैन एक्सप्रेस सिंपल और कॉम्प्लेक्स थॉट्स, साथ में जैसे सेंटेंस छोटा और बड़ा हो सकता है, उसी प्रकार से यहाँ सेंटेंस में कही गई जो बात है वो बात भी कथन जो है वो क्या होता है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, यानी साधारण कथन हो सकता है या एक जटिल कथन हो सकता है। तो कह रहे हैं हाउएवर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज इज सिंपल, यानी कह रहे हैं कि सामान्यतः आपके सामने उदाहरण जो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है उस सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिंपल है। माय डियर गाइस, मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा इस आपके लिए कि एक सिंपल सेंटेंस का मतलब ये कहना चाहता है कि सिंपल सेंटेंस छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है, उसमें कही गई बात या लिखा गया जो सेंटेंस है वो आपके लिए जटिल या आसान हो सकता है। तो करेक्ट उदाहरण के तौर पर आप नीचे उदाहरण देखेंगे कि लुक एट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज, यानी आप सिंपल सेंटेंस को देखेंगे कि किस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस आपके लिए लॉन्ग या शॉर्ट या हार्ड या सिंपल हो सकता है। देखो तो करें नताशा एट पुलाव, यहाँ कहा गया है कि नताशा एट पुलाव, पुलाव यानी खाद्य, जैसे हम कहते हैं ना फास्ट फूड में आता है पुलाव। तो कह रहे हैं कि नताशा ने क्या लिया, पुलाव लिया, यानी पुलाव खाया, उसने ग्रहण कर लिया। ये सेंटेंस है क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस, जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक इजी वाला सेंटेंस है, यानी शॉर्ट है स्वीट है, जिसे कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट। आगे कह रहे द गर्ल फ्रॉम बाड़मेर, यानी गर्ल फ्रॉम बाड़मेर विद ए ब्यूटीफुल ईयरिंग, यानी एक लड़की है जो कहाँ से है, बाड़मेर से, विद ए ब्यूटीफुल ईयरिंग, जिसके क्या है, कानों में बालियाँ हैं, सुंदर सुंदर बालियाँ हैं, इन हर ईयर्स, अपने कानों में, डिवावर्ड ए डिश ऑफ डिलीशियस वेजिटेबल पुलाव, जिसने क्या कर लिया है, डिवावर्ड यानी खा लिया है, ग्रहण कर लिया है, ए डिश एक व्यंजन स्वादिष्ट भोजन, ए डिश ऑफ डिलीशियस वेजिटेबल स्वादिष्ट सब्जी और पुलाव, यानी कहना चाहते हैं कि आपने एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखा और दूसरा सेंटेंस देखा, दोनों सेंटेंस फॉर्मेट में बनने के तरीके से देखा जाए दोनों क्या है, सिंपल है, पर दोनों सेंटेंस का एक मुख्य बात क्या है दोनों सेंटेंस में डियर गाइज, कि पहले सेंटेंस सीधे कह दिया कि नताशा ने पुलाव खाए, दूसरे सेंटेंस उसी पुलाव खाने की बात को नताशा के लिए या नताशा के लिए किस शब्द का प्रयोग कर लिया गया, गर्ल, यानी नताशा के लिए यहाँ पर एक गर्ल शब्द, लड़की शब्द का प्रयोग कर लिया गया। मैंने जैसे भी कहा था एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है। तो देखो अब यहाँ इस सेंटेंस को बड़ा लंबा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, सेंटेंस जो होते हैं मुख्यतः स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होते हैं, जबकि उनकी मूल संरचना के अनुसार देखे जाए तो सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स्ड होते हैं। यानी सेंटेंस कौन होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक होता है मिक्स्ड सेंटेंस। देखो सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें एक बात कही गई हो, कंपाउंड सेंटेंस जो क्या हो, एंड, और, बोथ एंड, इन इस प्रकार के कंजक्शन से जुड़े हों,
जिसमें दोनों वाक्य क्या हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस की विशेषता क्या है कि दो बातें होंगी पर वो दोनों बातें एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की विशेष बात क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो बातें तो होंगी पर वो सेंटेंस एक दूसरे पर क्या होंगे, आश्रित होंगे। यानी पूर्ण अर्थ के लिए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और वहाँ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जबकि कंपाउंड सेंटेंस में को रिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी आपसे कोई कहे कि कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि जिस सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें को रिलेटिव यानी कोऑर्डिनेट कहें, कोऑर्डिनेटिंग कहें या कोरिलेटिव कहें कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो डियर गाइज, आगे बात करें तो दूसरे सेंटेंस में आपसे कितनी बड़ा चढ़ा कर बात कही है। देखो अभी सेंटेंस में कहीं आपको क्या नज़र नहीं आ रहा, कोई कंजक्शन नज़र नहीं आ रहा। यानी मैं इस सेंटेंस में बात कर रहा हूँ लड़की वाले सेंटेंस की, तो कह रही इस सेंटेंस में आपको एक कंजक्शन नज़र नहीं आ रहा और जब तक वाक्य में कंजक्शन नहीं हो तब तक वो सेंटेंस क्या कहलाता है, एक सिंपल सेंटेंस ही कहलाता है। देखो तो कह रहा है कि एक लड़की जिसके कानों के अंदर सुंदर बालियाँ पहनी हुई है, जो बाड़मेर की है, उसने क्या स्वादिष्ट पुलाव की सब्जी खाई। ठीक है, आगे बात सुनो। These two sentences have the same structure। अब ये कहना चाह रहा है आपको स्पष्ट रूप से कि ये दोनों सेंटेंस है ना, इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो दोनों सेंटेंस क्या है, समान है। यानी नताशा एट पुलाव, नताशा एट पुलाव। देखो नताशा क्या होगी वाक्य की सब्जेक्ट और एट और पुलाव दोनों क्या है इसके प्रेडिकेट। ठीक है, यानी सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं है। ये सेंटेंस में कैसा हो गया आपका, सिंपल हो गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं द गर्ल फ्रॉम बाड़मेर विद ए ब्यूटीफुल ईयरिंग इन ईयर्स। देखो वाक्य में अब आप सोच रहे हो सर इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वही है जो वाक्य में मैन वर्ब से पहले आ रहा है। यानी सिंपल सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं कि सब मैन वर्ब से पहले आया हुआ जो शब्द है या तो एक सिंगल वर्ड हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। यानी एक सिंगल शब्द या शब्दों का एक समूह हो सकता है। जैसे यहाँ द गर्ल फ्रॉम बाड़मेर विद ए ब्यूटीफुल ईयरिंग इन हर ईयर्स, ये एक क्या वाक्य का सब्जेक्ट है। डिवावर्ड और ए डिश ऑफ डिलीशियस पुलाव, ये दोनों क्या है इसके प्रेडिकेट है। जबकि वास्तविक बात क्या है कि ये एक सिंपल सेंटेंस का ही हिस्सा है। आगे बात करते हैं। देखो तो यानी मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ बार बार उदाहरण एक ही अर्थ है, तात्पर्य यही है कि एक सेंटेंस के केवल दो पार्ट हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को आप क्या कह सकते हैं, अभी आपने देखा, और आगे की हम बात कर रहे हैं। देखो सब्जेक्ट की अगर अभी हम जो देखा था वो क्या, टॉपिक। ठीक है ना, अभी क्या कहा था हमने, ए टॉपिक। यानी सब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में टॉपिक कह सकते हैं। आगे कह रहे हैं देखो बोथ आर सिंपल सेंटेंसेज फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब दृष्टिकोण से। यानी स्ट्रक्चरली मैंने अभी आपसे एक बात कही, देखो सेंटेंस को दो प्रकार से हम अलग अलग उसमें बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले आपने देखा कि सेंटेंस को निर्माण करने की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो सेंटेंस सिंपल हो सकता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो सकता है, जो आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं। जबकि अगर कंजक्शन की दृष्टि से देखा जाए, यानी एक से अधिक सेंटेंस को एक वाक्य में लिखने की दृष्टि से देखा जाए, तो 4 प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बता दिए कौन कौन से, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। जबकि अगर सेंस यानी भाव के अनुसार देखा जाए तो सिंपल सेंटेंस, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी भाव के अनुसार देखा जाए तो 5 प्रकार के सेंटेंस, संरचना के आधार पर देखा जाए तो 4 प्रकार के सेंटेंस, और कंजक्शन के आधार पर देखा जाए तो भी 4 प्रकार के सेंटेंस। ठीक है डियर गाइज, तो करेक्ट बोथ आर सिंपल सेंटेंसेज फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इंडिकेटिंग व्हाट द सब्जेक्ट डिड। यानी आपने दोनों ही सेंटेंस देखे हैं, दोनों ही सेंटेंस में एक ही बात दर्शाई गई है कि जो सब्जेक्ट है उसने क्या किया है, यही बात वो सेंटेंस दर्शा रहे हैं, किसके द्वारा, प्रेडिकेट के द्वारा। दे कैन बोथ द रिड्यूस्ड विद प्रोनाउंस टू सी एट इट। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप कहेंगे क्या हर कोई प्रोनाउन
वाक्य का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। तो कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो सी भी एक प्रोनाउन है और इट भी एक प्रोनाउन है। मैं थोड़ा सी को मोटा कैपिटल लेटर में लिख लेता हूँ, सी एट इट। यानी अगर हम ये कहें कि प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है तो इट भी प्रोनाउन है और सी भी प्रोनाउन है, तो यानी ये बात तो कहना गलत होगी। तो ये बात मैं आपसे कहूँगा पुनः कि इस वाक्य, ऐसा कोई वाक्य दे देगा आपको और उस वाक्य में वो आपको अंडरलाइन कर दिया है, जैसे मान लो ये 2 अंडरलाइन हो गई यहाँ पर। अब वो आपसे कहेगा कि गिव द नेम, तो गिव द नेम क्या करेंगे हम, गिव द नेम ऑफ अंडरलाइन पॉइंट्स, यानी अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड्स को क्या कीजिए आप नाम दीजिए। तो सी को कहते हैं टॉपिक, क्या कह सकते हैं, द टॉपिक कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, देगा इसको टॉपिक कहते हैं। और इस एट इट को क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्रेडिकेट कहेंगे। यानी एट इट तो क्या हो गया, प्रेडिकेट, और सी क्या हो गया इसका, टॉपिक या सब्जेक्ट कह देंगे। ठीक है डियर गाइज। तो यहाँ कह रहा है कि आपने अभी जो 2 सेंटेंस लिखे थे, एक तो ये सेंटेंस, मैं इसको इस प्रकार से लिख करता हूँ अंडरलाइन, देखें आप इसको, जैसे एक तो ये सेंटेंस यहाँ तक का है और एक ये सेंटेंस यहाँ तक का है। इन दोनों सेंटेंस को केवल हम सी एट इट भी कह करके कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। यानी पुलाव के लिए हमने इट का प्रयोग कर लिया और लड़की या नताशा के लिए हमने सी का प्रयोग कर लिया। तो यानी ये भी सेंटेंस सिंपल है, ये भी सेंटेंस सिंपल है और ये भी सेंटेंस सिंपल है। यानी यहाँ कहीं ना कहीं बात सिंपल सेंटेंस की कही गई है। आगे हम हमारे पास में जो बचा हुआ विषय है उसको हम चर्चा करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एनी डिस्कशन कंपोज्ड ओनली ऑफ सिंपल सेंटेंसेज वुड सीम चाइल्डिश इन एक्सप्रेशन। यानी कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है ना, वो सिंपल सेंटेंस दिखने में बड़ा ही चाइल्डिश यानी बचकाना सा लगता है। बचकाने से तात्पर्य यहाँ पर है कि वो आपको बहुत ही आसान सा लगता है। वाइल सिंपल सेंटेंसेज आर यूजफुल फॉर एम्फेसिस और क्लियरिटी एज व्हेन समिंग अप एन आर्ग्यूमेंट, सिंपल सेंटेंसेज अलोन डोंट अलाउ फॉर एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स थॉट्स। देखो यहाँ पर बात कही है कॉम्प्लेक्स थॉट्स, यानी ये कहना चाहता है कि एक सिंपल सेंटेंस जो है ना, देखो कहते हैं ना हर बात के 2 पहलू होते हैं, कि वो उसमें अच्छाई भी है तो बुराई भी है। सिंपल सेंटेंस की विशेष बात तो क्या रही, अगर आपको कहे कि सिंपल सेंटेंस की विशेषता क्या है, तो सिंपल सेंटेंस की विशेषता तो क्या है, ये यूजफुल है किसके लिए, एम्फेसिस यानी किसी बात पर जोर देने के लिए, क्लियरिटी किसी बात को स्पष्ट कहने के लिए। जैसे हम देखते हैं कोई बात हम सीधे सीधे शब्दों में कह देते हैं, यानी स्पष्ट साफ साफ शब्दों में कह देते हैं, तो सामने वाले को वो बात तुरंत समझ में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बात सिंपल सेंटेंस के द्वारा जो कही गई है वो हमारे लिए क्या महत्व रखती है, एम्फेसिस करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। एज व्हेन समिंग अप एन आर्ग्यूमेंट, यानी कोई बात हो रही है कोई चर्चा चल रही है, उस चर्चा को स्पष्ट करने में और उस पर जोर देने के लिए सिंपल सेंटेंस हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। कोई बहस के लिए आर्गुमेंट हो तो बहस। आगे कह रहे हैं सिंपल सेंटेंसेज अलोन डोंट अलाउ फॉर एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स थॉट्स। पर हम क्या नहीं कर सकते, एक सिंपल सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स थॉट्स का मतलब कि जटिल जो बातें, मुश्किल जो बातें जो आसानी से समझी नहीं जा सकती हैं, इस प्रकार की बातें हम एक सिंपल सेंटेंस के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसका मतलब डियर गाइज क्या हुआ कि एक सिंपल सेंटेंस जो है वो आपकी बात को स्पष्ट करने में, उस पर जोर देने में तो प्रयुक्त हो सकता है, पर उसमें एक सिंपल सेंटेंस के द्वारा आप जटिल बातों को, मुश्किल बातों को स्पष्ट नहीं कर सकते। आगे देखो क्या कहते हैं, तो कह रहे दे आर नॉट हेल्पफुल इन असर्टिंग रिलेशनशिप्स और क्वालिफाइंग थॉट्स। यानी वो संबंधित बातों को, जैसे मैंने भी कहा ना कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया तो सिंपल सेंटेंस से कहीं कहीं बाहर हो गया। यानी एक से अधिक सिंपल सेंटेंस ही कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड सेंटेंस के लेते हैं, रूप लेते हैं, जबकि सिंपल सेंटेंस अपने आप में अकेला होता है। तो कह रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस के नुकसान क्या है, तो कह रहे हैं कि दे आर नॉट हेल्पफुल, ये सहायक नहीं होते हैं क्या करने में, असर्टिंग रिलेशनशिप्स और क्वालिफाइंग थॉट्स, यानी जो संबंधित या जो स्पष्ट जो बातें होती हैं उन बातों को एक साथ कहने में सहायक नहीं होते हैं। टू डेवलप ए सेंटेंस फर्दर
यानी टू डेवलप ए सेंटेंस फर्दर वी हैव टू ऐड एलिमेंट्स टू इट। एक सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, यानी एक सेंटेंस को लंबे रूप में लिखने के लिए, एक सेंटेंस में एक से अधिक बातें कहने के लिए हमें उस सेंटेंस में क्या करना पड़ते हैं, एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ता है। यहाँ एलिमेंट्स का मतलब क्या कहना चाहूँगा मैं, एक से अधिक वर्ब। और मैं तो आपसे ये कह दूँ कि एलिमेंट्स का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि आप वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जितना अधिक कहना चाहते हैं और उन कहने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में एक सब्जेक्ट की, एक व्यक्ति की आप एक से अधिक विशेषता बताएंगे तो निश्चित है कि आप वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे डियर गाइज, वहाँ आप किसी न किसी कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और कंजक्शन का प्रयोग करते ही वह सेंटेंस या तो कंपाउंड बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस कैन बी डन इन वन ऑफ टू वेज। यानी अब एक सिंपल सेंटेंस में जो एलिमेंट जोड़ने की बात है तो कह रहा है कि वो इन दो में से एक प्रकार से जोड़ी जा सकती है। तो कह रहा है वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स दैट आर देयर। तो कह रहा है उदाहरण के लिए ऐड मोर नेम्स और वर्ब। यानी एक सेंटेंस में एलिमेंट जोड़ने के लिए मैंने आपसे बात कही अभी, जैसे एक से अधिक नाम हो सकते हैं, एक से अधिक वर्ब्स होती हैं। यानी एलिमेंट के रूप में आप क्या जोड़ोगे, तो एक से अधिक नाम जोड़ोगे या एक से अधिक वर्ब जोड़ोगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। वी कैन ऐड एडिशनल एलिमेंट्स, या फिर हम कर सकते हैं इसके भी अलावा कोई और एलिमेंट जोड़ सकते हैं। जैसे क्या क्या, ऐड न्यू एडजेक्टिव्स। या तो आप क्या जोड़ेंगे उसमें डियर गाइज, कोई एडजेक्टिव जोड़ेंगे या कोई फ्रेज जोड़ेंगे या उसमें कोई क्लोज जोड़ेंगे। अब एडजेक्टिव या फ्रेज जोड़ने से सेंटेंस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा डियर गाइज। यहाँ बात हो रही है कि दो कथन, दो बातों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, यानी जैसे हम यहाँ कहें क्लोज, यानी क्लोज का प्रयोग करने पर आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाएगा। आगे कह रहे हैं नाउ ऐड एलिमेंट्स टू द सेंटेंस नताशा एट पुलाव एंड मेक इट लॉन्गर। तो अब जैसे ही आपने सेंटेंस देखा नताशा वाला सेंटेंस है डियर गाइज, अब इस सेंटेंस को आप क्या नहीं कहोगे, इसको अब आप सिंपल नहीं कह सकते क्योंकि इस सेंटेंस में क्या आ गया, एंड आ गया। और ये जो एंड है वो इस सेंटेंस को क्या बना देता है, कंपाउंड सेंटेंस बना देता है। यानी यहाँ हम दो सेंटेंस में अगर ये बात कहते, नताशा एट पुलाव, नताशा ने क्या के पुलाव खाए, नताशा मेक इट लॉन्गर, नताशा मेक्स इट लॉन्गर, और नताशा ने इसको क्या किया, लंबा बनाया। ठीक है, तो माय डियर गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाना चाहा है पूरे इस बिंदु में, इस टॉपिक में, तो वो आप समझे होगे। समझने का विषय सिर्फ इतना सा था कि एक सामान्य सेंटेंस के दो भाग हो सकते हैं, सिंपल या प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस एक सेंटेंस के दो भाग हो सकते हैं, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम टॉपिक भी कह सकते हैं, ठीक है। और प्रेडिकेट में हमारे पास में वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्लोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और प्रेडिकेट का काम सिर्फ क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरी बात, एक सिंपल सेंटेंस से किसी बात पर जोर दिया सकता है, किसी बात को स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, किंतु एक से अधिक बातों को जोड़ करके और जटिल बातों को, मुश्किल बातों को यहाँ व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सिंपल सेंटेंस जिसमें वर्ब एक होनी चाहिए, सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि उस वाक्य में आप एडजेक्टिव, एडवर्ब और फ्रेज का कितने संख्या में प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। तो आपको जो मैंने समझाना चाहा है, जो हमारा विषय था, आज का विषय था हमारा क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, यानी एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं, ये सब बातें मैंने आपको समझने का प्रयास किया है और आप इसको समझे होगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद साथियों।